ओके, तो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? ये साथ में गाना भी बजेगा। एक्चुअली गणपति पूजा बाहर है, तो मुझे लग रहा है कि अब ये 8-10 दिन तक ऐसे ही झेलना पड़ेगा इसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ओके, तो तरुण के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो तो, हाँ अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैं ईयरफोन लगा लूँ, नहीं तो गाना उसमें तो रिकॉर्ड होगा ही, लेकिन जो 106 नंबर क्वेश्चन है उसको देखो क्या कह रहा है। एक्सआई बी ए सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ एक्सपोनेंशियल 1 है ना। तो x1 x2 ये जो है एक्सपोनेंशियल 1 है, और जो yi है ये yi क्या है, एक्सपोनेंशियल 4 है ना। तो मीन इसका 1/4 होगा। xi yi क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब z अलग आया, सो zi बोल दो, बात वही है z के zi। सो yi माइनस 3 टाइम xi। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? क्या डाउट है इसमें? तो पहला ऑप्शन है कि प्रोबेबिलिटी जो ZK है या ZI है, मैं K की जगह I यूज कर रहा हूँ, I इंडेक्स है 1 2 3 4 इस तरह से। इसके बारे में पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है, यही है ना। और ये प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो, अगर मैं एक रख दूं y1 x1 कर दूं तो हो जाएगा। डबल इंटीग्रेशन इसका पीडीएफ और इसका पीडीएफ, तो लाइक अगर xi का लिखूं मैं तो e की पावर -x, और yi के लिखूं तो dx dy, क्या होगा, लिमिट क्या लिखूं? दोनों का सपोर्ट तो सेम ही होता है। तो क्या ये क्वेश्चन ये था ऑप्शन में, क्या ये मोर देन 0 होगा, यस और नो? सॉरी, हाँ एक मिनट, वो मैंने गलती की ना। हाँ ये ध्यान रखना ना। हाँ एक मिनट, मुझे क्या करना है, पहले मैं x, चलो y से कर लेता हूँ ना। हाँ वो मैंने पूरे उस पे तो 1 ही आ जाता, जो अभी मैंने लिख दिया था उससे 1 आ जाएगा नहीं। हाँ dy dx है ना, इसलिए तो यहां से देख लेते हैं। तो y की लिमिट है 3x से इंफिनिटी और x की, ठीक है अभी।
अब आपसे बोल रहे हैं कि ये ए ऑप्शन, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना, तो ये ट्रू ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन जो बोल रहा है कि समेशन जेड के, ये जो समेशन जेड के है के फ्रॉम 1 to n, तो इसका मतलब ये हो गया कि समेशन, तो के की जगह आई बोलो, जेड आई, समेशन वाई आई माइनस 3 टाइम समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारे पास वाई आई फ्रॉम 1 to n, अगर पुट कर दिया ये वाली वैल्यू, ये पुट किया, तो अब आपको बताना है कि दैट कन्वर्जेस टू इंफिनिटी विथ प्रोबेबिलिटी 1। ये विथ प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस। जब ऐसा लिखा हो इसका मतलब ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है ना। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन पे ऊपर डी लिखा रहता है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी लिखा रहता है, ऑलमोस्ट श्योर में ए ई लिखा रहता है, ए एस लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा। तो जहां विथ प्रोबेबिलिटी 1 लिखा मतलब ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है। तो अब तुम खुद सोचो, x बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू व्हाट, कितना आएगा? मतलब ठीक है, वही बोल रहा हूँ, y बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू व्हाट, ये तो 1 है, ये 1/4 है ना। लेकिन यहाँ पर तुमसे उल्टा पूछा है ना, उल्टा इन द सेंस तुमसे, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे तो n टाइम y बार माइनस 3x बार, ऐसा लिख सकता हूँ ना, n बाहर है। अब यहां से तुम डिफरेंस लोगे, सो यहां से क्या आएगा तुम्हारा, y बार माइनस 3 टाइम x बार विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू क्या होगा, एक तो क्या ना, तुम्हारी आवाज लाउड नहीं आ रही क्योंकि ना मेरे पास ये गाना बहुत तेज आ रहा है, तो अच्छा कोई बात नहीं, नेगेटिव आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेगेटिव क्यों आएगा, तुम्हें नेगेटिव क्यों दिख रहा है? अच्छा सॉरी, उल्टा हो गया, y बार है तुम्हारा, तो माइनस कितना आ गया, 11/4 है ना। हाँ वो तो उल्टा वहां जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी लिमिट, अब ये नेगेटिव हो गया, ये अब यहाँ लगाना, तुम्हें एंड क्वेश्चन में पूछा है क्या, तो एंड टेस्ट इन्फिनिटी लगाओगे तो कहीं ना कहीं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, है ना, इस तरह से। हाँ हाँ अच्छा, इसमें आंसर क्या दे रखा है? सर 1 3 4 दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो सेकंड फॉल्स हो गया जैसे, और सी है हमारे पास, सर सी सैटिस्फाई कर रहा है, ओके ठीक है, तो वो अच्छा सी तो वही इसका वो दे दिया, अपोजिट दे दिया, तो ट्रू हो गया। एंड फोर्थ है लेस देन 0 लेंगे तो भी, तो वही सेम लॉजिक से, जैसे ए ट्रू है वैसे ही, है ना, ए की प्रोबेबिलिटी भी पॉजिटिव आएगी तो बी की भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो आंसर मान लो फॉर एग्जांपल इसका आंसर 1/4 आया फॉर एग्जांपल, तो वो डी वाला 3/4 आ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, फिर आते हैं एकता ने जो भेजा है। बाकी और लोगों के जो डाउट हो भेज सकते हो, है ना। तो ठीक है, जिन लोगों का डाउट है ग्रुप में भेज सकते हो आप, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी फिर से भेज दो जो ग्रुप में, स्टूडेंट ग्रुप है जो वाला। 112 जो क्वेश्चन है आपका,
वो है, ये कह रहा है कि x1 x2 xn आईआईडी ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस, और दे रखा है तुम्हें कॉन्टिन्यूअस है ना, और f ऑफ x माइनस थीटा इज इक्वल टू f ऑफ थीटा माइनस x। इसका क्या मतलब है? सिमेट्रिक अबाउट थीटा। तो ये बता रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिक अबाउट थीटा, तो x माइनस थीटा और थीटा माइनस x पे पीडीएफ सेम। इसका क्या मतलब हुआ? ये ऐसा तो नहीं है, मतलब थीटा एक तो बोल रहा है मतलब ये दैट इज दिस, ये थोड़ी होता है डेफिनेशन, प्लस होना चाहिए है ना, क्योंकि अगर सिमेट्रिक है थीटा के अबाउट तो है ना, ये लोग भी ऐसे ही बनाते हैं जब बोल रहा है कि x इज कॉन्टिन्यूअस सिमेट्रिक अबाउट थीटा, तो इसका तो डेफिनेशन ये होता है थीटा से आगे जाओ या थीटा से पीछे जाओ सेम रहेगा, यही ना, कि f ऑफ थीटा से आगे मतलब थीटा प्लस एक्स या थीटा माइनस एक्स, ये सेम होगा। तो इन्होंने गलत लिखा है, तो डेफिनेशन है ना, देखो ये लोग भी गलती करते हैं, तो फॉर ऑल एक्स, तो ये नहीं होगा, ये गलत है ना। ये तब होगा जब जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये कब होगा? वो जीरो के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा एक्चुअली, तब जाके वैसा हो जाएगा कि जीरो के अबाउट सिमेट्रिक, बाद में तुम प्रूव कर सकते हो कि वो कहीं ना कहीं जीरो ही हो जाएगा, थीटा भी है ना, हाँ, तो जीरो के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा एक्चुअली। तो ठीक, अब क्या कह रहा है तुम्हारे पास कि ओके, तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास? अब क्वेश्चन ये है कि एच नॉट दे रखा है तुम्हारे पास कितना, थीटा बराबर 0, और h1 है या एच ए लिखा है ऑल्टरनेटिव, थीटा मोर देन 0। तो जो नल हाइपोथेसिस है वो थीटा इज इक्वल टू 0 है, और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो थीटा मोर देन 0 है। अब साइन टेस्ट, ये तो थोड़ा जैम के बाहर का सिलेबस का हो गया ना, ठीक, देख लेते हैं अभी तो, क्योंकि अभी ट्राई करके देखते हैं, कोई बात नहीं। तो क्योंकि अभी जानेंगे वही चीजें करेंगे जो जैम और उसमें कॉमन हो ज्यादातर, क्योंकि उससे बच्चों को, हालांकि ऑलमोस्ट श्योर भी वो है नहीं जैम में, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस गेट में ही है, तो गेट और उसका हम देख रहे हैं, लेकिन ठीक है, ऑलमोस्ट श्योर थोड़ा रिलेटेड है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी से, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो तुम्हारे पास साइन तो पता है मुझे, सिग्नम फंक्शन, तो ये कह रहा है कि जो Sn है वो है समेशन साइन एक्स आई, है ना, I फ्रॉम 1 to n, ओके। तो ये साइन का सिग्नम फंक्शन है, और जेड अल्फा दे रखा है 100, तो जो नोटेशन मैं यूज करता हूँ इसके हिसाब से क्या है, ये बोल रहा है कि जो जेड अल्फा है वो क्या है, 100 1 माइनस अल्फा परसेंटाइल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपर। तो इसका मतलब जो नोटेशन मैं यूज कर रहा हूँ उसके अपोजिट यूज कर रहे हैं, जेड अल्फा ही है ना ये, तो अपर बोला है, इसका मतलब ये इधर वाला वो ले रहा है, क्या होगा, एक मिनट, अपर है ना, सॉरी ये अपर बोला ना, क्या बोला, जेड अल्फा अपर 100, अच्छा सॉरी, अपर है मतलब ये यही होगा ना, ये आएगा, हाँ, अपर है मतलब इस इंटरवल का अपर वैल्यू है, तो जेड अल्फा बी द अपर 100 अल्फा माइनस 1th परसेंटाइल, अपर परसेंटाइल मतलब ये परसेंट ना, इतनी प्रोबेबिलिटी 100 माइनस अल्फा होगी, सो जेड अल्फा इज द अपर 100 1 माइनस अल्फा परसेंटाइल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है, तो है ना, अपर है 100 1 माइनस अल्फा परसेंट, ठीक है, तो ये 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा इसे, तो उसके अपर वैल्यू जेड अल्फा है। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, जब थीटा 0 होगा तो मतलब अंडर एच नॉट, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो ट्राई करके देखो। सो ये ऑप्शन है जब थीटा 0 है, मतलब अंडर एच नॉट, क्या बोलना चाह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी Sn मोर देन रूट n जेड अल्फा, तो मतलब ये हो जाएगा लिमिट
n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऐसे है ना, तो समेशन xi माइनस 0 अपॉन रूट n मोर देन z अल्फा। अब कोई भी पॉपुलेशन हो जो सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, थीटा के अबाउट सॉरी, अच्छा थीटा के अबाउट ना, यस सर। एक तो थीटा है जीरो, ये थीटा ही है ना, थीटा के अबाउट, ठीक है। तो थीटा के अबाउट जब होगा तो यहाँ तो मुझे थीटा घटाना पड़ेगा फिर, नहीं? यस सर। सर वैसे फोन्स दिया है ये ऑप्शन ना। हाँ हाँ, तो मतलब यहाँ से तुम अगर उसको बनाना चाहोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि हमें, ठीक है अभी तो हमने समेशन xi अपॉन रूट n लिख लिया मान लो, सो हमें लेकिन मुझे घटाना पड़ेगा इसका मीन जो कि होता है n थीटा, और इसका सर ऑप्शन में दिया है इफ थीटा इज 0। ओके, हाँ वो ध्यान नहीं दिया मैंने, मैं तो भूल ही जाता हूँ। ठीक है फिर तो फाइन है। तो यहाँ से क्या करेंगे तो सो इसका समेशन xi का वेरिएंस कितना होगा n, तो ये रूट n हो जाएगा, ठीक है, मोर देन z अल्फा। तो देखो तो ये तो z बन जाएगा तुम्हारा समेशन xi माइनस मीन अपॉन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये प्रोबेबिलिटी टेबल देख के बताओ क्या आएगी। ओके सर अल्फा है। तो ये अल्फा आएगी, और इसने क्या कहा हुआ है 1 आएगी, तो इसलिए गलत है ये ऑप्शन। तो ये है ना, ये देख के समझ आ रहा होगा तुम्हें कि प्रोबेबिलिटी अल्फा आएगी। अब जो बी ऑप्शन है, ठीक, तो बी ट्रू होगा फिर तो सेम ही है ना, यस सर। क्योंकि यहाँ अल्फा आ गया, तो पहले ऑप्शन में ये 1 बोला हुआ है, दूसरे में अल्फा बोला है, तो बी ट्रू हो गया। और जो तीसरा ऑप्शन है तो है ना, तो ये आ गया। अब थीटा अगर मोर देन 0 है, मतलब अंडर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो अंडर H1 आपसे पूछ रहा है कि ये वैल्यू कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी Sn माइनस का मीन कितना आ जाएगा फिर तो n थीटा, और इसका वेरिएंस कितना होगा रूट n, ये होगा। तो हमसे शुरू में तो यही क्वांटिटी दे रखी है Sn मोर देन रूट n z अल्फा, ठीक है। तो ये जो आएगी दिस इज मोर देन, यहां से क्या बनेगा ये रूट n z अल्फा माइनस n थीटा अपॉन रूट n, यही है। यस सर। तो ये z हो गया मोर देन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, रूट n से डिवाइड कर दो, तो z अल्फा माइनस रूट n थीटा, ओके। अब इसमें तुम लगाओगे n टेंस टू इंफिनिटी, तो लिमिट लगाओ, तो अब थीटा तुम्हारा क्या है पॉजिटिव है ना, और n टेंस टू इंफिनिटी है, तो ये क्या बन जाएगी माइनस इंफिनिटी ना। z अल्फा कोई नंबर है 1.64 या 1.96 इस टाइप का कोई नंबर होगा, तो ये फाइनली कितना है माइनस इंफिनिटी, तो ये 1 आ जाएगा। तो मतलब ये ऑप्शन ट्रू होना चाहिए, तो फोर्थ वाला इसलिए फॉल्स हो गया, ठीक है। तो 1 फॉल्स है तो 2। तो इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आते हैं, जो अभी मैंने किया है, तो इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं, गेट में भी आए हैं, और ये हालांकि नेट का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आया है। हम जैम का क्वेश्चन जब करेंगे तो ये जैम लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हाँ चलो नेक्स्ट देखते जो एकता ने भेजे हैं। तो आपने कॉन्फिडेंस लेवल के सारे क्वेश्चन भेज दिए, ये हम 9 to 11 में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है एकता। हाँ अभी कोई और किसी को डाउट नहीं तो भैया यही डिस्कस करेंगे, और क्या। जिनको और डाउट है तो ग्रुप में पोस्ट करो, नहीं तो फिर यही डिस्कस करेंगे। किसी को पूछना है कुछ डाउट? बाकी कोई किसी को डाउट नहीं है, सब इंटेलिजेंट लोग हैं यार। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या डाउट क्लास नहीं होती है ना, तो बच्चों को लगता है डाउट क्लास नहीं होती। डाउट क्लास लो ना, फिर बच्चों को डाउट कम पड़ जाएंगे, पढ़ ही जाएंगे, इतने डाउट क्लास हो रहे हैं। तो मैं तो बच्चों की मेंटेलिटी जानता हूँ, 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि तो मुझे पता है कि उसको बस उसको चाहिए कि टीचर अच्छा पढ़ाए, वो जरूरी है। हम मतलब कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ते, बस ये जरूरी है कि टीचर अच्छा पढ़ाना चाहिए, ये जरूरी है।
ओके चलो, जो एकता ने भेजा वही सॉल्व कर लेते हैं फिर। चलो तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो देखिए, चलो कुछ तो बच्चे सिंसियर है जो डाउट पूछ रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है चलो कोई बच्चा ट्राई कर रहा है, पूछ रहा है, वरना कई बार होता है ना, ऐसे भी होते हैं डाउट ही नहीं होता क्योंकि वो ट्राई नहीं कर रहा है, उसके सारे डाउट हो गए, डाउट ही नहीं है उसको। तो ऐसा तो नहीं कि डाउट नहीं आएगा, है ना। अगर ऐसा होगा किसी बच्चे को डाउट नहीं आ रहा, फिर तो फर्स्ट रैंकर हमारे यहाँ से होंगे, और एक नहीं 100 बच्चे फर्स्ट रैंक लाएंगे। ऐसा होगा कि 100 के 100 रैंकर 1 फर्स्ट रैंकर है, ये है। और डाउट तो मुझे भी है, मैं भी अगर असाइनमेंट सॉल्व करूँ अपना वाला भी, तो मुझे 2-4 क्वेश्चन मैं भी फंस जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसा कोई परफेक्ट इंसान नहीं कि वो सारा कर देगा, तो वो चीजें हैं। देखो, तो जो 11वां क्वेश्चन इन्होंने भेजा है गेट 2020 का, ये कह रहा है कि तो इसकी थ्योरी हमने कल ही 9 to 11 में कंप्लीट किया है। जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल का, जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं वो 9 to 11 वाला वीडियो देख सकते हो, कल रात वाली 2 क्लास हमने लिया है कॉन्फिडेंस इंटरवल पे, पिछली क्लास भी और कल वाली क्लास भी, तो थ्योरी देख सकते हो इसका। सो ये हमारे पास है x10, ये हमारे पास वेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, ये IID है, f(x) ये हमारे पास हो गया 3 थीटा x स्क्वायर e की पावर माइनस थीटा x स्क्वायर। आई थिंक रोहित आपको कुछ डाउट थे ना, चला गया तो ज्वाइन तो किया था। रोहित हो गया सॉल्व? हाँ सर वो हो गया था। तो 3 थीटा x स्क्वायर e की पावर माइनस थीटा x क्यूब, यहाँ क्यूब है, और x मोर देन 0 अदरवाइज, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, और नोटेशन देखो इसने एक्सप्लेन किया, मैं कहा था नोटेशन जो होगा एक्सप्लेन किया होगा, तो इसी क्वेश्चन नोटेशन एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है कि इनका जो नोटेशन है काई स्क्वायर, ये v कॉमा अल्फा, ऐसे v नहीं है म्यू, न्यू नोटेशन होता है nu, तो वो नोटेशन है nu जो होता है न्यू, तो मैं v बोलता हूँ या n बोल सकता हूँ, तो तत्काल मान लो मैं n बोल देता हूँ। काई स्क्वायर n अल्फा लिखता हूँ मैं, इसका मतलब क्या है इनका, तो काई स्क्वायर n अल्फा का मतलब है 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल ऑफ सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये क्वांटाइल क्या होता था कि वो नंबर जिसके लेस देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी p होगी, है ना, pth क्वांटाइल जो था, याद है ना, pth क्वांटाइल की प्रोबेबिलिटी cdf लेस देन इक्वल टू p होगी और 1 माइनस cdf मोर देन, नहीं सॉरी, क्या लिखा था हमने, pth क्वांटाइल की डेफिनेशन क्या थी, मान लो ये x है, इफ एंड ओनली इफ, कोई बताओ डेफिनेशन pth क्वांटाइल का इन जनरल। What is the definition of pth quantile? किसी को याद नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा, सबको याद तो होगा। उस कंटिन्यूअस में होगा ना, ठीक है। चलो अभी तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x जो होगा इक्वल टू p होगा, ये कॉन्टिन्यूअस में होगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा ये नंबर है, ठीक है, हमारा भी कंटिन्यूअस ही है तो ये वर्क करेगा, नो प्रॉब्लम। तो इसने कहा है जो ये नंबर है, दिस नंबर इज 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल, तो मतलब इसका क्या मतलब है, इस नंबर के पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है। तो ये वही नोटेशन है जो मैंने थ्योरी में फॉलो की है, तो यही नोटेशन करके मैंने जो कल और परसों जो 2 क्लासेस हुई कॉन्फिडेंस लेवल की, तो उसमें हमने यही नोटेशन फॉलो किया है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि है ना 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल है, सो मतलब उस नंबर से लेस देन इक्वल टू, इसका ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर n लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर n अल्फा, दिस इज 1 माइनस अल्फा एक्चुअली, है ना, लेस देन इक्वल, क्या मैंने बोला जब ये नोटेशन है तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा होगी, मैंने लिया इसका आगे की अल्फा, ठीक है। तब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, तो बोल रहा है कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। तब देखो
ये कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, राइट। जैसे कोई स्टैंडर्ड होता, नॉर्मल है, एक्सपोनेंशियल है, जो सिलेबस में है जैम के, दो ही है जैम के सिलेबस में, ये गेट का क्वेश्चन है, ये तो स्टैंडर्ड तो है नहीं। तो अब क्या करोगे आप, तो आपको खुद से पाइवट क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट करनी है। तो कोई आइडिया बताओ हाउ टू कंस्ट्रक्ट पाइवट हियर। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कहता है कि x कोई भी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो CDF है, अगर ये y ले लेंगे तो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको यूज करेंगे। जब आपको कुछ समझना है तो यू स्टार्ट विद दिस। तो इसका CDF फाइंड करो, और जो CDF आएगा उसका यूनिफॉर्म 0 बनाएगा। थोड़ा CDF के हेल्प से हम थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ आप देखो ध्यान से, जो ऑप्शंस है उसमें chi स्क्वायर 10 है ना, सॉरी chi स्क्वायर 20 और chi स्क्वायर 10 दोनों है, तो कहीं ना कहीं chi स्क्वायर ही बनेगा, तो हो जाएगा। देखो, तो आप इसका CDF बताओ मुझे। अभी मैं इसको थोड़ा बोल के आता हूँ, साउंड कम कर देगा, तो अभी आगे क्लास ले लेते हैं उसके बाद। सो CDF ऑफ x, यहाँ CDF बताओ क्या आएगा। 0 से x में इंटीग्रेट करो। अब इसका CDF डिसाइड करो, CDF। हाँ, क्या आ रहा है? 1 माइनस e की पावर x ही आ रहा है सर। x नहीं आएगा, क्या आएगा? 1 माइनस e की पावर x क्यूब आएगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ आएगा। ये बताओ क्या आ रहा है? तुमने वो किया होगा ना? सर वो लिमिट बदलने को किया। हाँ, चेक करो क्या आएगा। यही आएगा पक्का। बाकी लोग चेक करो, इसका CDF निकालना है। 0 to x में इंटीग्रेट करो। वेरिएबल तुमने जब t क्यूब को x क्यूब को t सब्स्टिट्यूट किया होगा, तो उसको वापस रखो। हाँ, बाकी लोग यही आ रहा CDF, हाँ या ना? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे एकता तुम बताओ, तुम्हारा डाउट है ना, CDF यही आएगा। तो यहां से क्या होगा, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1 माइनस e की पावर x क्यूब का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म 0 1, ठीक। तो e की पावर x क्यूब का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, हाँ, x का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है, तो 1 माइनस x का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म 0 1 ही होगा। तो ये भी यूनिफॉर्म 0 1 ही है। अब मैं इसमें -2 log e की पावर x क्यूब, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, x अगर यूनिफॉर्म 0 1 है तो -2 log x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, हाँ वही chi स्क्वायर 2 होता है वो, ठीक है। सो दिस इज chi स्क्वायर 2
ये 2 बहुत, यहाँ पे 2 बहुत स्पेशल नंबर है क्योंकि 2 के करस्पॉन्डिंग ही काई स्क्वायर 2 बनता है। अगर सिर्फ 1 लेते तो एक्सपोनेंशियल 1 बनता, 3 लेते एक्सपोनेंशियल 1/3, ये भी एक्सपोनेंशियल 1/2 ही है। दैट इज कोइंसिडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ काई स्क्वायर 2। तो यहां से क्या होगा आपके पास, तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो देखो सिंप्लीफाई करो, तो यहां से मिला मुझे -2x³ log e1 होता है। दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2। अब मुझे क्या कंस्ट्रक्ट करना है, तो जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी है कॉन्फिडेंस इंटरवल, उनको आइडिया होगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल किसी पैरामीटर का लिखने से पहले हमें पाइवट क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट करना होता है, जो हमें हेल्प करता है कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने में। तो पाइवट क्वांटिटी क्या होता है, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल एंड पैरामीटर whose distribution is free of parameter, है ना। तो यहाँ देखो मैं पाइवट क्वांटिटी मान लो मैं y बोल दूं, चलो y बोल दो, तो y इज, मैं इसका समेशन ले लेता हूं, -2 समेशन xi³। और आप ध्यान दोगे ना तो ये हिंट आपका ऑप्शन भी दे रहा है, आप चेक कर सकते हो, है ना। ऑप्शन देख के आपको लग जाएगा अच्छा यही मुझे कंस्ट्रक्ट वो बनाना है, क्योंकि ऑप्शन में भी ऐसे ही आप चेक करके देखो, ठीक है। तो ऑप्शन भी बता रहे हैं आपको कि यही कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना। देखो अब डिनोमिनेटर में क्या है, ये वैसे xi³ है या 4 है ना, तो 4 और स्क्वायर वाला तो ऐसे ही बाहर हो गया क्योंकि यही बनेगा ना। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका ये हाँ ये सिंगल रैंडम वेरिएबल था काई स्क्वायर 2, ये समेशन लगाया मैंने, तो काई स्क्वायर 2 रैंडम वेरिएबल n टाइम ऐड होगा तो काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाती है ना, तो ये हो जाएगी काई स्क्वायर 2n। सो दिस इज काई स्क्वायर 2n हो जाएगी आपकी ये, ठीक है। सो दिस इज काई स्क्वायर 2n, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया काई स्क्वायर 2n। और अब ऑप्शन देख लो, तो वैसे भी n आपको क्या दे रखा है, सैंपल साइज क्या है, क्या है 10 है ना। देखो ध्यान से ऑप्शन को, तो पहले चेक करो कि n को 10 रखूंगा तो मेरा क्या बनेगा, काई स्क्वायर 20। तो काई स्क्वायर 20 वाले कौन कौन से ऑप्शन है, ए और बी, सी डी आउट, ओके। अब ध्यान से देखो, ए के डिनोमिनेटर में समेशन xi³ है और बी के डिनोमिनेटर में क्या है, हाँ तो वो आउट हो गया, तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब यहीं से पता चल गया मुझे। अब मैं कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊं तो आपको पता है हाउ टू कंस्ट्रक्ट, कल हमने क्लास में देखा था कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट, तो हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी, अब ये जो y है काई स्क्वायर 2n अल्फा, तो अल्फा लोगे आप अल्फा y, देखो तो अब तुम्हें क्या करना होता है, एक इंटरवल डिसाइड करना होता है इस तरह से। सो दिस इज काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 ले लो यहाँ पे, ताकि अल्फा बाई 2 रहे, काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2, काई स्क्वायर सिमेट्रिक नहीं है इसीलिए, तो यहाँ 1 माइनस अल्फा बाई 2 से काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब y यहाँ पे पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, तो काई स्क्वायर तुम्हें बता रखा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पहली बात सैंपल साइज 10 है, दूसरी बात उसने कहा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल बताओ, तो मतलब मुझे 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.90 दे रखा है, तो अल्फा यहाँ से 0.10 है, तो ये आप यूज कर सकते हो, बाद में यूज कर लेना, मैं ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ अल्फा बाई 2 चाहिए होगा, तो 0.05 है अल्फा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2, y रख दो, तो y तुम्हारा है, एक मिनट यहाँ थीटा ने पैरामीटर कहाँ गया, अरे तरुण तुमने वो गलत बताया, थीटा कहाँ है तुम्हारा, सब उल्लू है तुम में से, मतलब मैंने कहा कैलकुलेट करके देखो, तो एक से पूछा वो भी बता रहा, दूसरा भी कह रहा सही है, मतलब आंख बंद करके भरोसा करना है, क्योंकि जब तक थीटा नहीं आएगा तब तक कैसे तुम्हारा वो मिलेगा। तो ये जो बच्चा मैं पूछा तुमसे, इसको सिंप्लीफाई तो करो, थीटा कहाँ गायब हो जाएगा, थीटा कहाँ पे है बताओ, थीटा माइनस नहीं सॉरी थीटा, हाँ थीटा e की पावर माइनस थीटा x2 आया मेरा,
थीटा नहीं आएगा। जब तुम इसको टी ले रहे होगे ना तो ये dt में चला जाएगा, ठीक है। तुम लोगों को सीधी को टी लेंगे ना। सर माइनस थीटा एक्स क्यू है टी की पावर। हाँ यही ना, हाँ माइनस आएगा। मतलब वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तुम लोग क्लास में इतने लोग हैं, मतलब सब एकदम, मतलब क्या सो के लेट के तुम लोग देखते हो क्या? ये फिल्म चल रहा है कि जो करा रहे हो सर सही करा रहे हो। अरे मैं पूछा सीडीएफ बताओ। तो क्लास में तुम हो तो पेन पेपर लेके बैठो ना, कैलकुलेट करो। बोल रहा हूँ सीडीएफ निकालो। अब किसी ने एक ने बता दिया, मान लो उसने गलती कर दी, गलती किसी भी हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, कोई बात नहीं। अरे तुम्हारा काम ये कि तुम वेरीफाई करो ना कि यही सीडीएफ आएगा। एक से पूछा, उसने कहा हाँ, मतलब उसको भी कैलकुलेशन करना नहीं है। हाँ सर जो कर रहे हो सब सही है, जो सीखना उतना है नहीं, आप बस कैलकुलेशन सॉल्व करो। आप मुझे सीखना उतना है नहीं कुछ। इस तरह से तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम लोग का हो गया। जब बोल रहा हूँ कैलकुलेट करो तो सबका काम है कैलकुलेट करो। फिर आंसर क्या है? अब गलत किसी ने बता दिया, वही लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ जाके रियलाइज हुआ कि थीटा तो है ही नहीं, इंटरवल कहाँ से आएगा? और वही सब देखे जा रहे हैं। मतलब फिल्म विल्म चल रहा है क्या? समझ आया नहीं आया कोई बात नहीं। क्या ही क्यों मेहनत करवा रहे हैं मुझसे इतना? खुद करना नहीं कुछ। ऐसा ही लगता है फालतू में मेहनत कर रहे हैं। तो सोचो ना, तुम लोग बीएससी एमएससी कर लिए, सीडीएफ निकालना नहीं आ रहा है, बताओ। ये तो शर्म की बात है। अब मैं यहाँ पे छोड़ देता फिर क्या होता? मैं बोलता हो जाएगा, तुम फिर बोलते हाँ सर हो जाएगा, इस तरीके से। फिर मतलब मजे की बात क्या है, मैं बोल दिया हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब फिर तुम लोगों से कुछ बच्चे ऐसे जो करेगा भी नहीं, उसको लगेगा ठीक है हो जाएगा, सीधा एग्जाम में कर लेंगे। अब एग्जाम में वहां गलती करके आएंगे क्योंकि वहां का मिस्टेक एक हो गया, वो देखा ही नहीं। सेम गलती तुम एग्जाम में करोगे, फिर सोचोगे कहाँ कमी रह गई, एग्जाम क्यों क्वालिफाई नहीं हो रहा मेरा। जब लगे हो जाए करके देख लो सॉल्व। अब मैं यहाँ पे अगर मैं छोड़ देता नहीं तो पता कैसे चलता थीटा नहीं है, और सब मान रहे हैं सब सही कर रहा हूं मैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, तो थीटा का इंटरवल चाहिए। ये माइनस है, माइनस इनइक्वालिटी चेंज करेगा, ठीक है। तो वो वाली चीजें इधर आएंगी। तो अच्छा माइनस हटाया नहीं मैंने, तो ठीक है। ऐसे तो क्या है यहाँ पे आंसर है, किसके टर्म में चाहिए मुझे? हाँ तो वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ठीक है ना? यहां से यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक एक और है। सर नो स्टेप में यहाँ मैंने थोड़ा एक और मिस्टेक किया ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे तो मेरी बहुत गलती है क्योंकि ना मैं ध्यान नहीं दे रहा। तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है। अब तो ये प्लस होगा, ये एक्चुअली बाहर आया था ना, बाद में हमने ये लगाया ना, ये तो बाहर, ये माइनस बाद में लगाए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब ठीक है ना? तो अब यहाँ से आंसर हमारा आएगा, इसको डिनोमिनेटर में भेज दो। तो क्या करो, थीटा बस रखो, बाकी को डिनोमिनेटर में भेज दो। तो काई स्क्वायर 2n अल्फा 1 माइनस अल्फा बाई 2 फिर अपॉन, ठीक है, 2 समेशन xi स्क्वायर। xi चूंकि पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, xi क्यू ना। और काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 अपॉन 2 समेशन xi क्यूब। चेक कर लो एक बारी। सो दिस इज 1 माइनस अल्फा, ठीक है। देखो जब खुद से तुम कैलकुलेशन करोगे तो गलती नहीं होगी। जब क्या देख के छापते जब ना, जब हम बिलीव कर लेते हैं, या मतलब है ना अंधविश्वास टाइप का सही ही होगा जो लिख रहे हैं। तुम खुद से कैलकुलेशन करोगे तो सब अपना इंडिविजुअल कैलकुलेशन करेगा, तो ऐसा कभी कोइंसिडेंस नहीं होगा कि 50 बच्चे 50 बच्चे सेम गलती करेंगे। ऐसा रेयरली होता है। तुम अपना कैलकुलेशन करो, वो अपना कैलकुलेशन, अपना अपना कैलकुलेशन करो, तो सबके सेम मिस्टेक सब करेंगे नहीं इस तरह से। ओके देखो, तो ये आंसर है। तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल ये आ गया। सो दिस इज आंसर। मैच कर लो, n को रख लो 10, तो का इसको 20 बनेगा। अल्फा यहाँ तुम्हें पता ही है,
ये है अल्फा बाई 2, ये है, चेक कर लो। तो पहला ऑप्शन ही आएगा इस पे, तो ये हमारा आंसर है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। काई स्क्वायर 2n मैं अगर पुट कर दूं तो है ना 1 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन 2 समेसन एक्स आई क्यूब, फिर काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 अपॉन 2 समेसन एक्स आई क्यूब। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पहला ऑप्शन यही है, तो ये हो गया। अब इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, तुमने क्या किया है? हमें यहाँ पाइवट क्वांटिटी नहीं पता था क्योंकि ये वेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैम में तो नहीं है सिलेबस में, है ना, गेट में जैसे पूछ लेते हैं, तो उसमें आपको पहले पाइवट कंस्ट्रक्ट करना था। तो मैंने सीडीएफ निकाले, सीडीएफ का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होता है, तो सीडीएफ वो आएगा। उसके बाद फिर 1 माइनस सीडीएफ करेंगे, वो भी यूनिफॉर्म 0 1 होगा। फिर हमने -2 लॉग लगा दिया इस पे, तो -2 लॉग लगाएंगे तो वो काई स्क्वायर बन जाएगा। तो काई स्क्वायर 2 होता है, -2 log x काई स्क्वायर 2 अगर x यूनिफॉर्म 0 1 है। फिर हमने यहाँ पे ये तो मिल गया, यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो पहले मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, तो सीडीएफ लिखने में तो गलती हुई थी, तो उसकी वजह से गलती हुई थी। तो यहाँ से ठीक है 2 थीटा एक्स क्यूब आ गया काई स्क्वायर 2, और उसके बाद 2 थीटा समेसन एक्स आई की, यहाँ समेसन ले लिया हमने इस पे, ये एक रैंडम वेरिएबल, यहाँ समेसन ले लिया, इन रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n आ जाएगा, सम हो गया ना। ये है 2 थीटा x1 क्यूब प्लस 2 थीटा x क्यूब क्यूब प्लस 2 थीटा x3 क्यूब एंड सो ऑन 2 थीटा xn क्यूब। तो ये काई स्क्वायर 2n हो गया। अब काई स्क्वायर ये में पाइवट क्वांटिटी बोलते हैं, देखो इसमें थीटा भी है और एक्साइज भी है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है, तो इसलिए इसको हम पाइवट क्वांटिटी बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ से मैंने पाइवट के टर्म्स में y का डिस्ट्रीब्यूशन पता था काई स्क्वायर 2n, तो मैंने ये इंटरवल बनाए, तो इस नंबर से इस नंबर तक के बीच की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा होगी, क्योंकि ये अल्फा बाई 2 है और ये भी अल्फा बाई 2 है। तो ये प्रोबेबिलिटी मुझे वही चाहिए था कि 101 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस लेवल, 90% चाहिए था। तो बाद में वो पुट कर लो कि 1 माइनस अल्फा तुम्हारा 90% है, तो अभी मुझे 90% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो 90% मेरा 1 माइनस अल्फा है। अब वो y पुट कर दिया सिंप्लीफाई करके, इसी से थीटा का इंटरवल देख लो क्या है। तो ये एक इंटरवल आया जो कि है ना दोनों साइड का एस्टिमेटर है। तो ये कॉन्फिडेंस दिस इज 101 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। ठीक है, तो ये थीटा के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड। अच्छा चलो, तुम्हारे अभी जो तुम्हारे डाउट रह गया एक था वो 9 to 11 में आज करेंगे। आज 9 to 11 में कॉन्फिडेंस इंटरवल पे ही जैम एंड गेट के PYQ डिस्कशन होगा आज, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले। तो ये जो बाकी क्वेश्चन है इनके अभी अगले क्लास में करेंगे। अब जो डाउट है, जैसे किसने भेजे, हर्षिता ने भेजे हैं, क्या है इसमें एक तो ये बच्चे हैं ना, इनको बस 2500 रुपये में सब कुछ चाहिए, इनको ये नहीं 7500 पे करे। अब असाइनमेंट अलग से पे भेजो इनको अब पे नहीं करना, इतना सस्ता फीस है पे नहीं करना है, लेकिन असाइनमेंट इनको सारे चाहिए। ठीक है, देखो हर्षिता ने जो भेजे हैं, ये क्या क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन डाउट है, 14 वाला। तो तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स पॉइजन, क्या इसका डायरेक्टली थ्योरम भी होता है, तुम थ्योरम भी देख सकते हो। ये थ्योरम भी है, नहीं तो सीधा सीधा तुम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो इस तरह क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं ऑलरेडी। पॉइजन 1/2 है और मान लो पॉइजन लैम्डा है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो एक्सपेक्टेशन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी एक बार बुक में तुम चेक करना, फैक्टोरियल बोलते हैं ना उसको, क्या फैक्टोरियल मोमेंट जो है, तो x+3 फैक्टोरियल है ना, तो इसका हो जाएगा समेशन x+3 फैक्टोरियल इनटू प्रोबेबिलिटी एट x। तो मान लो ये लैम्डा ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ये लैम्डा है मेरा 2 तो लैम्डा इज हाफ, लैम्डा के टर्म में सॉल्व करता हूँ मैं, x फ्रॉम 0 to infinity, तो ये आ जाएगी आपके पास समेशन x फ्रॉम 0 to infinity, ठीक है,
x प्लस 3 फैक्टोरियल एंड ठीक है ना। तो ये पुट कर लो e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ये होता है ना। अब इसको समहाउ सिंप्लीफाई करो, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये इसको ओपन करना आता है तुम लोगों को? ये क्या है, अगर तुम देखो कि इसको क्या लिख सकता हूँ ओपन करके अगर करना चाहूँ तो? x plus 3 x plus 2 x plus 1 into x factorial। तो e की पावर माइनस लैम्डा तुम बाहर भी कर सकते हो, है ना। तो हाँ उस तरह लिख सकते हो ऐसे, तो फिर उसको ओपन करना थोड़ा मुश्किल सा होगा। तो यहाँ से तो इससे बेटर ये है तो किसे फिर क्यूबिक बन जाएगी नहीं, लैम्डा की पावर x। कोई बात नहीं, यहाँ से इसको क्यूबिक बन जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला होता है ना वो वाला, कौन सा फॉर्मूला है देखो, तो इसको बाहर रखो। अब यहाँ पे क्या है, लैम्डा की पावर x है, लैम्डा तुम्हारा हाफ ही ऐसे हाफ की पावर x है। सो अगर तुम इसको पहले तो मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा, ये क्यूबिक में कोई पॉलिनोमियल आएगी, है ना। जैसे अगर तुम यहाँ देखो 1/1 माइनस लैम्डा, इसका क्या आता है, अगर मैं इसको ओपन करूँ एक्सपेंशन लिखूं तो बताओ इसका एक्सपेंशन क्या होता है? 1 plus lambda square हाँ plus lambda एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे देखो जब तुम लास्ट तुम्हारे टर्म जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें जब क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगी ना, तो लास्ट टर्म क्या आएंगे उसके? सर कांस्टेंट। हाँ वो 6 आएगा ना, 3 into 2 into 1, तो वो तो इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि 1/1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? ये क्या होगा भाई बताओ? 1 plus 2 lambda plus 3 lambda square। ठीक है, तो जो अगला टर्म आया होगा इसमें, जब मान लो जहां पे x टाइम लैम्डा की पावर x है, अगर उसको तुम ओपन करोगे तो क्या बनेगा, वो जो x टाइम लैम्डा की पावर x है। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंशन है, तुम्हें वो सीरीज देखना पड़ेगा कहाँ कन्वर्ज कर रही है। इस तरीके से कहने का मतलब ये था कि जैसे तुम इसको टर्म बाई टर्म ओपन कर लो तो एक क्या क्या बनेगा, इस तरह समथिंग होगा e की पावर माइनस लैम्डा समेशन x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये है। तो जैसे एक होगा x क्यूब लैम्डा की पावर x प्लस, जब इसको ओपन करोगे फिर तुम्हारे पास समथिंग टाइम, मान लो भी मैं ऐसे लिख देता हूँ कांस्टेंट कोई होगा, तो लेट्स से k1 है कांस्टेंट, समेशन x स्क्वायर लैम्डा की पावर x, ऐसे कोई दूसरा कांस्टेंट होगा समेशन x लैम्डा की पावर x, फिर अगला होगा समेशन, मान लो कांस्टेंट वहाँ 6 है ना, वो तो 6 इस तरह से हो गया, और x फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। तो इसका एक्सपेंशन तुमने अभी देखा है क्या है, इसको बोलोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, इस तरीके से है ना। तो उससे वो आ गया, फिर इसका एक्सपेंशन क्या है, ये है। फिर इसका जरा ओपन करो, तो इसका एक बार चेक करना तुम एक्सपेंशन, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद है नहीं। इसका फिर ओपन करो क्या आएगा, तो इस तरीके से, या मुझे लगता है कि है ना, जैसे ये वाली जो चीज है ये है तुम्हारी, ठीक है ना। x फ्रॉम 0 से अगर इंफिनिटी लिखोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी 1/1 माइनस लैम्डा के इक्वल। ये वाली जो टर्म है x फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, तो चेक करो एक बारी, तो 0 पे तो 0 ही हो गया, 1 पे रहेगा लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा क्यूब 4 लैम्डा 4। तो इसके जैसा तुम बना सकते हो लैम्डा को कॉमन निकाल के, ठीक है। लैम्डा बाहर निकालोगे ये बन जाएगा। ऐसी बाकी एक्सपेंशन लिखो, उसी में फिट करना है तुम्हें। अब काम क्या है तुम्हारा कि इस जो सीरीज है इसका सम क्या है, इस सीरीज का सम क्या है, ये सम ढूंढना है तुम्हें। जैसे इस सीरीज का सम मैंने बताई दिया, वो आएगा, इस सीरीज का सम ये आएगा। आगे तुम देखो इसका सीरीज कहीं ना कहीं कुछ सीरीज का सम तुम्हें ढूंढना है, तो इसको ढूंढ के ट्राई करो, और नहीं हो तो फिर बताना कल 6 to 7, फिर मैं ढूंढूंगा।
ठीक है सर, हम्म, थैंक यू। तो नेक्स्ट और किसी का है? सर एक और क्वेश्चन है सर, वो डायरेक्ट थ्योरम तो है बट मैं कंडीशनल से कर रही थी तो मेरा नहीं आ रहा था। कौन सा? नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन जो है वो 7th। यस सर। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x1 x2 इंडिपेंडेंट है, ज्योमेट्रिक है, नंबर ऑफ फेलियर वाला केस है। तो मुझे तुम ये बताओ x1 गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? कोई बताओ मुझे, ये तो थ्योरम है ना? हाँ यस सर। क्या है? Discrete uniform. यस, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ओवर सपोर्ट। सपोर्ट क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन का सपोर्ट देखो क्या है? हाँ 0 1 2 अप टू n, ये हो गया 2 तक होगा. है ना? ये डायरेक्ट तो हो जाएगा सर हाँ थ्योरम से, हाँ बट वो कंडीशनल लगा के कर रहे थे x1 हाँ, तो उस थ्योरम का प्रूफ देखो, वीके रोहतगी में इसका प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ चेक करो, या 9 to 11 बैच मैंने प्रूफ क्लास में भी करवाए हैं, तो आप इसका प्रूफ चेक करो, उससे भी हो जाएगा। तो ये मैं थ्योरम यूज कर रहा हूँ। अब तुम्हें थ्योरम नहीं पता है, तुम्हें डिटेल में करना है तो प्रूफ देख लो, क्या दिक्कत है? सम ऑफ ज्योमेट्री क्या होता है? नेगेटिव बन। हाँ तो यूज करो नेगेटिव वन में डिनोमिनेटर में, खुद ही निकल के आ जाएगा वो। इसका प्रूफ वीके रोहतगी में दे रखा है, मैं बता देता हूँ, पेज नंबर लिख लो और देखना, एग्जाम्पल है ये, मतलब थ्योरम है तो इसका प्रूफ भी है, लिख लो। जब क्लास में रेगुलर रहोगे तो समझ आएगा ना, ये क्लास 9 to 11 मैंने कराए हैं क्लास में, ये प्रूफ भी कराया है 9 to 11 वाले बैच में। ये सब स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 है वीके रोहतगी में, चेक कर लेता हूँ कौन सा है। सो लिख लो, पेज नंबर है 181 वीके रोहतगी बुक में। AKMD सलाह वाली जो बुक है, पेज नंबर 181, थ्योरम नंबर 3, इसका प्रूफ कर रखा है, प्रूफ देख लेना इसका, ठीक है? ओके सर। तो है ना, ऐसे एग्जाम में प्रूफ मत करना, उससे टाइम किल हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा। तो x1 गिवन x1 एज एन, ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म हो गया। अब इसको यूज कर लो डायरेक्टली, तो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू r गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n। ये जो ऊपर लाइन लिखा गया ना कि x1 x2 ज्योमेट्रिक है, देन x1 गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n इज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, ये एक थ्योरम है, मैंने बता दिया, ये वाला थ्योरम 3 है, पेज नंबर 181 वीके रोहतगी ने इस वाले बुक में। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई, यहाँ कितने पॉइंट है इसमें, सपोर्ट में कितने पॉइंट्स हैं? n+1, तो ये 1 बाई n+1 हो गया। अब क्या पूछा है तुमसे क्वेश्चन में? सर ये बस हो गया। तो ये तो थ्योरम को क्वेश्चन बना दिया, तो कोई बड़ी वो थोड़ी है, प्रूफ करना। हाँ अब एग्जाम हो जाने से रिजल्ट याद रखना इसलिए बेनिफिशियल रहता है कि तुम्हारा टाइम सेव हो एग्जाम में। जैसे किसी ने बता ही दिया ऐसे तो सर ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का क्वेश्चन है, कौन सा? 8 का, सर भी ग्रुप में भेजा है। इसमें सर ये ऑप्शन भी निकल से आया है, ये थ्योरम है तो एक्चुअली, समझ ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक में आप जाके देखिए, ये थ्योरम है, ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एक्चुअली एग्जाम में नहीं है, गेट में ही है। तो ये जब भी क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको कि p a/2 टाइम x बिलोंग्स टू z और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इसका क्या मतलब है? समझ में नहीं आया वही। ये बोल रहा है कि a/2 टाइम x बिलोंग्स टू z, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कीजिए, a/2 टाइम x, चलो z का मैं कुछ नोटेशन मान लो अभी तत्काल में ले लेता हूँ k, ठीक है, जहाँ पे k बिलोंग्स टू z। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, इसको जरा ठीक से लिखिए आप। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा? A
into 2 pi upon 2 पाई के अपॉन ए है ना, तो ये है एंड के कोई भी इंटीजर है, इस सेट की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो इस टाइप का जो भी के इंटीजर है आपका, है ना, तो यहां से पूछ क्या रहा है, अब आप चेक कीजिए क्या बनाएगा। तो इसका सपोर्ट कुछ इस टाइप का है, सपोर्ट क्या है 2 पाई बाई ए, तो x का रेंज क्या है, व्हाट इज रेंज ऑफ x, 2 पाई बाई ए 1 रखा मैंने, अच्छा इंटीजर है ना, तो 0 आपका तो k इंटीजर है, 0 प्लस माइनस 2 पाई बाई ए प्लस माइनस 2 पाई बाई, मतलब अगला k को चेंज करते रहो कितना हो जाएगा 4 पाई बाई ए k को, है ना, 4 by 4 हाँ, प्लस माइनस 6 पाई बाई ए एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। सो ये इसका सपोर्ट है एक्चुअली रैंडम वेरिएबल का, कि रैंडम ये सारी वैल्यूज ले सकती है। अब आपसे पूछा गया है तो फाई ए 1, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक का आप डेफिनेशन लगा लो तो क्या होगा, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, क्या डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का, रिलेशन पता है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर i tx होता है। यस, तो एक्सपेक्टेशन e की पावर i tx है। अब i tx को खोलिए जरा, e की पावर i tx का मतलब क्या है, e की पावर i थीटा किसके इक्वल होता है, आइलर फॉर्मूला, sin थीटा माइनस cos थीटा एग्जैक्ट नहीं है। हाँ तब रिवाइज कीजिए पहले थ्योरी। सो e की पावर i थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब इसको यूज कीजिए, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन cos आयोटा tx, सॉरी cos tx प्लस आयोटा, ये सब हम लोग बाद में कवर करेंगे, गेट का अलग, तो गेट एक्सक्लूसिव बैच अभी अलग होगा नवंबर से, उसमें ये सब जो सिर्फ वो टॉपिक्स जो सिर्फ गेट में आते हैं वो सिर्फ गेट वाले बच्चे पढ़ेंगे, है ना, और वो टॉपिक जो जैम गेट में कॉमन है तो जैम वाले भी पढ़ेंगे, गेट वाले भी पढ़ेंगे, जो सिर्फ गेट वाले सिर्फ गेट वाले पढ़ेंगे। गेट के बच्चे हैं तो अभी पूरा ये जैम वाला ही करें। हाँ अभी जैम वाला ही करें, क्योंकि जैम और एप्टीट्यूड मैं अभी कराऊंगा पीवाईक्यू में, जो पीवाईक्यू जैम का जब कंप्लीट हो जाएगा तो एप्टीट्यूड भी मैं कराऊंगा पीवाईक्यू। तो एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है, जैम का सिलेबस अराउंड 60 to 70 मार्क्स का है। तो आप जो जिन टॉपिक पे आप लोगों का फोकस होता है ना वो 20 मार्क्स का ही आता है, उससे आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो क्वालिफाई करने के लिए यही 70-80 मार्क्स ढंग से करना है आपको। मैं कराऊंगा सारा टॉपिक 100%, लेकिन ये नहीं कि 20 मार्क्स को ही आप 80% टाइम दे रहे हैं, फिर बाकी आपका हो जाएगा। तो जैम वाला अच्छे से सारा जो जैम का चल रहा है वो सब करना ही है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ ना, जैम वाले हमारे बच्चे पिछले साल जैम में 17 रैंक, सॉरी गेट स्टैटिस्टिक्स में 17 रैंक हमारे जैम वाले बच्चे का था, 19 रैंक गेट में हमारे जैम वाले बच्चे का था, और जबकि गेट बैच में आईआईटी बॉम्बे से एमएससी किया हुआ बच्चा था हमारे पास, आईआईटी कानपुर से स्टैट्स में एमएससी किए हैं, ऐसे बच्चे भी, और हमारे जैम वाले बच्चे 17 रैंक 19 रैंक ला रहे हैं, और वो भी वो बच्चा जो मैथ्स ऑनर्स किया है डीयू से, उस बच्चे का रैंक 17-19 है। आप सोचो, इस तरह के केसेस हैं कि वो बच्चा जो एमएससी स्टैट्स में कर रहा है उससे गेट नहीं निकल रहा है, गेट स्टैट्स जो बीएससी स्टैट्स में किया होगा, एमएससी स्टैट्स में आईआईटी से किया है, तब भी उसका गेट स्टैट्स नहीं निकल रहा, और वो बच्चा जो बीएससी मैथ्स में किया, मैथ्स ऑनर्स करके वो जैम स्टैटिस्टिक्स मुझसे पढ़ रहा है, ईशान का नाम ले रहा हूँ, ईशान शर्मा का बात कर रहा हूँ, वो आईआईटी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी मैथ्स ऑनर्स करके वो बच्चा गेट स्टैट्स में 17 रैंक है उसका। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको लगता है सब कुछ नॉन पैरामीट्रिक, रिग्रेशन, स्टोकास्टिक और ये क्या रहेगा मल्टीवेरिएट। पता है मल्टीवेरिएट पे क्या चला? मल्टीवेरिएट 4 नंबर का आया लास्ट ईयर। अब आप लोग क्या करते हो, 40 घंटे मल्टीवेरिएट पढ़ रहे होते, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, और आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन, क्या कर लोगे आप? और वो भी नहीं होगा, ऐसा होता है। जो मल्टीवेरिएट नॉन पैरामीट्रिक से क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपने पढ़ लिया तो भी आपसे नहीं होगा, जनरली ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए बच्चे एमएससी वालों का नहीं निकलता है एग्जाम, और जैम वाले बच्चे हमारे अच्छे नंबर ले आते हैं। क्योंकि आप लोग लगता है हम तो इस लेवल पे पहुंच गए तो कैसे लोअर लेवल पे आएंगे, ईगो क्लास हो जाता है। तो वैसा नहीं है, आप फोकस करो पूरे सिलेबस पे। ये 15-20 नंबर के चक्कर में पूरा 80% टाइम उधर मत दो आप, तो ये पहले ये पूरा कंप्लीट करो। एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स का बहुत वेटेज है एप्टीट्यूड का, तो एप्टीट्यूड करना है तो जरूरी है। एप्टीट्यूड मैं भी कराऊंगा, अभी पीवाईक्यू भी कराऊंगा, कुछ नॉन पीवाईक्यू भी क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट मिलेंगे एप्टीट्यूड के। मतलब ऐसा कर सकते हैं, नेट और गेट वाले में एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस एक बार पीवाईक्यू करा दूंगा, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। हालांकि आप लोग भी कर ही सकते हैं, क्योंकि वही मुझे समझ नहीं आता इतने बच्चों का क्यों नहीं निकलता है। ये है, बहुत सारे बच्चों का निकला भी है, मतलब ऐसा नहीं, मेरे पास मतलब 25 बच्चे अराउंड गेट में थे, तो अराउंड उसमें 5-6 बच्चे इनका नाम लिया, उनका नहीं हुआ या रैंक खराब आए हैं, ये चीज है। बाकी तो सबका निकला ही है इस तरीके से।
ठीक है। अगर गेट में ऐसा करें कि स्टैट्स वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें और मैथ वाला थोड़ा ऐड करें। क्यों मैथ्स में फोकस कीजिए, क्यों स्टैट्स? क्योंकि आपको तो 100 में से लाने हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि जो स्टैट्स पोर्शन है उसी में से स्कोर करना है, ऐसा तो नहीं है ना कि जो स्टैट्स अगर मान लो 50 नंबर के आ रहे हैं उसमें मान लीजिए तो 50 में से स्टार्स में से ही करने हैं, बाकी जो एप्टीट्यूड और मैथ्स पोर्शन मिला के 40-50 नंबर का है तो उस पर भी तो हमें तो 100 में से स्कोर करना है, रैंक उस पर डिसाइड हो रहा है। ये थोड़ी फर्क पड़ रहा है स्टैट्स में कितना स्कोर किया, मैथ्स में हमें टोटल स्कोर करना है। कम से कम आपको क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी का 25 मार्क्स है कट ऑफ, और ये 25 फिक्स है। जैम 2019 में स्टार्ट हुआ तब भी जनरल का 25 कट ऑफ था, कट ऑफ कभी चेंज नहीं हुआ, कट ऑफ फिक्स है 19, 20, 21, 22, 23। पिछले 5 साल का मैंने आप देखो कट ऑफ हर साल 25 नंबर कट ऑफ, मतलब कट ऑफ वो फिक्स कर रखा उन्होंने। ये जैम की तरह ऊपर नीचे नहीं होता है, हर बार जनरल का 25 ही है, ओबीसी का 22.5 ही है, एससी एसटी का 16 आई थिंक 16 या 16.5 है। ये फिक्स है पूरे 5 साल, जब से गेट स्टैट स्टार्ट हुआ है तब से सेम कट ऑफ है। तो आपको 25 स्कोर करना है, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या 20, 22 में जाकर अटक जाते हैं। अब मतलब सोचो बच्चा एमएससी स्टैट्स में कर लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा वो ये नहीं कर पाएंगे। तो पिछले बार हालांकि मैं भी एग्जाम दिया, मैं भी बहुत अच्छा, मेरे कितने 53 मार्क्स हैं, तो 53 ठीक है मतलब, क्योंकि मैं भी जैम जो पढ़ाता था वही जो गेट का पिछले साल क्रैश कोर्स चलाया था, क्रैश कोर्स में पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे मैंने उस बस, तो थोड़ा वो आइडिया था जनरली। अदरवाइज मैं भी जैम बेसिस पे, जो जैम का मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का उसी बेसिस पे एग्जाम दिया था मैंने, फिर मेरे 53 मार्क्स थे, इसमें 3rd रैंक था मेरा गेट में पिछले बार। तो इस तरीके से मतलब आप अगर 30 मार्क्स प्लस कर दोगे ना तो अंडर 100 रैंक होगा आपका, ये चीज है। एक हमारी स्टूडेंट थी त्रिशा गोयल, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी की है उसने, और उसके 147 रैंक थे पिछले बार, आई थिंक स्कोर तो 300 समथिंग था गेट स्कोर। उसका अभी आईआईटी रोपर में एडमिशन हो गया पीएचडी में गेट स्टैट्स के बेस पे। उसको उम्मीद भी नहीं थी, वो तो ऐसे ही मतलब अपीयरिंग में थी, उसने ठीक है सर क्रैश कोर्स में आ जाते हैं, तो ऐसा भी है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने ऐसे ही कर लिया। सर ये स्टैटिस्टिक्स का स्कोर और मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सर, उसमें अगर मान लीजिए मुझे 800 पे 900 के बीच में गेट स्कोर चाहिए आउट ऑफ 1000, तो कितना रैंक आना पड़ता है उसमें? ये डिपेंड करता है रिलेटिव इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे इस बार क्या हुआ, जनरली आपको 800 प्लस आपको अगर स्कोर चाहिए तो रैंक आपका जनरली गेट में स्पेशली आपका रैंक होना चाहिए अराउंड अंडर 25, ये आसपास अप्रॉक्स होगा। लेकिन वो डिपेंड करता है जैसे क्या है, जैसे फर्स्ट रैंकर का जनरली स्कोर 1000 ही होता है, जो फर्स्ट रैंकर होगा उसका स्कोर अराउंड 1000 होगा। फिर उसके बेसिस पे आप परसेंटाइल निकलते हैं और उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग फिर आपका गेट स्कोर डिसाइड होता है। तो गेट का आप अगर मार्कशीट देखेंगे ना तो उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कैसे डिसाइड किया जा रहा है गेट स्कोर एक्चुअली। फिर उसका एक फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब अराउंड आपका जैसे मतलब 5 के आसपास अगर रैंक आता है तो आप ऐसे नहीं, इस बार थोड़ा अलग ये हुआ है कि इस बार पता नहीं कौन सा बच्चा था, इस बार एक्चुअली जिसका फर्स्ट रैंक था ना उसके 79 मार्क्स थे गेट 2023 में। जिस बच्चे का फर्स्ट रैंक था वो 79 मार्क्स ले गया, मेरा 3rd रैंक का 53 मार्क्स है, तो इसलिए गेट स्कोर मेरा 900 समथिंग है, तो बहुत कम है। अदरवाइज मेरा अगर मान लो टॉपर अगर 55 मार्क्स होता, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रैंक 55 पे आता, मेरा 53 है, तो 3rd रैंक मेरा है गेट में, तो मेरा रैंक अराउंड, मेरा स्कोर अराउंड 980 990 होता ऐसा, अगर बहुत क्लोज होता टॉपर मेरे से। टॉपर का जो कोई एक्चुअली मैं देखा प्रोफाइल उसका, वो किसी कंपनी में जॉब करता है, आईआईटी मद्रास से उसने बीटेक एमटेक कर रखा है, जिसका फर्स्ट रैंक है, तो वो किसी है ना वो मतलब वो बहुत ओल्ड है, तो उसने एग्जाम पता नहीं क्यों दिया था, तो उसके 79 मार्क्स हैं। एंड देन तो वो बहुत ज्यादा गैप हो गया, तो इसलिए उसके 1000 स्कोर होंगे, मेरे 3rd रैंक होने के बावजूद 900 समथिंग 900 के आसपास स्कोर है मेरा, ये चीज है। अदरवाइज आपके जैसे टॉप 10 रैंक पे आपके स्कोर 900 प्लस ही होंगे, टॉप 10 अगर आप आते हो तो 900 प्लस ही स्कोर होंगे, ये चीज है जनरली। स्कोर के बेसिस पे ही करते हैं, मार्क्स कहीं नहीं मांगता, रैंक जनरली नहीं, स्कोर ही मांगते हैं जनरली गेट पे जहां भी होता है, क्योंकि उनको नॉर्मलाइज करना होता है सारे गेट को, तो इसलिए स्कोर पे ही एडमिशन होता है जनरली हर जगह। रैंक कहीं कम जगह मांगते हैं, स्कोर ही मांगते हैं जनरली वो, ये है। तो अदरवाइज कोई देखो गेट स्टैट बहुत इजी एग्जाम है, कंपटीशन बहुत कम है। लास्ट ईयर गेट स्टैट्स का 1400 समथिंग बच्चे एग्जाम दिए थे, 14 समथिंग है ना, ये है बस एग्जाम दिए थे अराउंड क्वालिफाई, मतलब लास्ट ईयर सबसे ज्यादा बच्चा क्वालिफाई किया, 150-200 बच्चों ने, कट ऑफ से फिक्स है ना, तो बच्चा कट ऑफ फिक्स कर रखा है। जैसे 2022 में अराउंड 99 लोग ही क्वालिफाई कर पाए, या 88 शायद, 2021 वाले में 99 क्वालिफाई कर पाए थे। इस बार आई थिंक 200 150-200 बच्चे अराउंड क्वालिफाई किए हैं,
गेट्स तो कट ऑफ फिक्स, अब जितना बच्चा कट ऑफ क्वालिफाई कर पार करेगा वो क्वालिफाई करेगा। तो आपको कोशिश करना है समहाउ यू हैव टू स्कोर 40-50 मार्क्स एटलीस्ट। तो ये फोकस नहीं करना कि मुझे एकदम नॉन पैरामीट्रिक ही पूरे साल पढ़नी है या रिग्रेशन ही पूरे साल पढ़ना है या एकदम क्या मल्टीवेरिएट एनालिसिस पूरे साल पढ़ना है या स्टोकैस्टिक ही पूरे साल पढ़ना है। इधर वाले पोर्शन भी बहुत स्कोरिंग है, उसको ढंग से करो। मैं 100% सिलेबस कराऊंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि चूंकि हमारे पास जैम के बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो मुझे जैम पे फोकस ज्यादा करना है जी। सर मैंने 21 में गेट किया था। Yes. क्वालिफाई हुआ, जस्ट मतलब मेरा मार्क्स आया था 25.3। यस आपके रैंक अंडर 99 रहे होंगे फिर उस टाइम भी। हाँ 72 के आसपास। यस क्योंकि उस समय 99 बच्चे ही क्वालिफाई किए 21 में। यस हाँ गेट स्कोर बहुत कम था। यस क्योंकि आप तो कट ऑफ के बहुत वो है ना, क्योंकि ओनली 99 पीपल क्वालिफाइड। तो आप देखो रैंक उसी के हिसाब से स्कोर डिवाइड होगा, तो आपका स्कोर 200 में रहा होगा, 100-200 में रहा होगा ओनली नहीं मेरा 359 आया स्कोर, फिर भी ठीक था। आई थिंक जिस बच्चे का इस बार रैंक 147 है उसका भी अराउंड यही है, इस पे पीएचडी में एडमिशन भी हो गया उसका आईआईटी रोपर में इसी स्कोर पे, मतलब इसी 147 रैंक 300 समथिंग स्कोर है त्रिशा गोयल का, जिसका आईआईटी रोपर में पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन हो गया इसी स्कोर पे। एक्चुअली उस टाइम में मेरा सिर्फ बैचलर्स हुआ था मैथ्स में। ओके सिर्फ मैंने एप्टीट्यूड और वो के लिए रहते थे। वही मैं भी कह रहा हूँ कि यू हैव टू सी कि कहाँ से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये नहीं कि आपको एकदम विद्वान बनना है, 100 में 100 लाने हैं या एकदम डिफिकल्ट टॉपिक ही करना है। आपको somehow you have to score, not you have to show your talent there। आप स्कोर करो, अच्छा रैंक लाओ, सिंपल सी ये चीजें हैं। तो स्कोर के लिए देखो आप किस टॉपिक में ज्यादा कंफर्टेबल हो, उस पे फोकस। मार्क्स भी देख लो कितने कितने आ रहे हैं। अब स्टोकैस्टिक में 5-6 नंबर के आते हैं, नॉन पैरामीट्रिक 4-5 नंबर के आते हैं, रिग्रेशन 4-5 नंबर का है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस 4-5 नंबर का है, टोटल मिला के 20-25 मार्क्स का इसका वेटेज है। आप देख लो, मैंने एनालिसिस भेजा था, अपलोडेड चैनल पे भी अपलोडेड है कि किस मार्क्स से किस टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रखा है, आप चेक करो, खुद भी आप कर सकते हो। ये चीजें हैं। लेकिन बच्चा मैं देखता हूँ क्या, जो बच्चा एमएससी कर लिया तो वो कहाँ फोकस करता है, वही 20 नंबर पे, वो पूरे साल 20 नंबर वाले टॉपिक पढ़ेगा, फिर जाके एंड में क्या होता है उसका क्वालिफाई नहीं होता है। और जैम वाले बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। जैम वाले 40 मार्क्स था इस साल का, 40 मार्क्स पे 17 रैंक था इस बार, लेकिन 40 मार्क्स जैम में था, गेट में था, गेट में रहा होगा, तो 17 रैंक था उसका उस पे। और उसके स्कोर आई थिंक 700 या उसमें था 6 या 700 में है उसका स्कोर, 17 रैंक पे 700 में स्कोर है आई थिंक। हाँ 7 या 800 मैंने पूछा था, मैं चेक करता हूँ उसके मार्क्स। आई थिंक मैंने उससे पूछा था रिसेंटली, तो उसका एडमिट कार्ड भी मेरे पास पड़ा होगा, देखना पड़ेगा। तो इस तरह से है। अराउंड 17 रैंक पे 700 के अराउंड स्कोर है उसका। ठीक है ना। तो मतलब ये इस बार ऐसा हुआ क्योंकि रैंकर का बहुत ज्यादा मार्क्स आ गया, तो उसके रेस्पेक्ट में बाकी गेट स्कोर कैलकुलेट किए जा रहे हैं, इसीलिए ऐसा हुआ है। अदरवाइज अगर टॉप रैंकर 50 के आसपास है तो स्कोर और इम्प्रूव होंगे बच्चों के, फिर इस तरह से है। यस यस, गेट 2022 का जो टॉपर है मेरा दोस्ती है अनिर्बन चक्रवर्ती है, आईएसआई कोलकाता से पीएचडी कर रहा है, उसके 49 मार्क्स थे। जैम गेट 2022 का जो फर्स्ट रैंकर है अनिर्बन चक्रवर्ती, उसका 49 मार्क्स है जस्ट उस पे फर्स्ट रैंक पे। लास्ट ईयर मेरे 53 थे, फिर भी मेरे थर्ड रैंक है, क्योंकि है ना, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह के स्टूडेंट है, किस तरह का पेपर है, किस तरह के स्टूडेंट बैठ रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, बट आप फोकस करो 100 मार्क्स में, देखो वेयर यू आर मोर कंफर्टेबल। पीवाईक्यूज है आपके पास, पीवाईक्यू सॉल्व करो, जहां कंफर्टेबल उस पे काम, मतलब उस पे ठीक है, जहां वीक हो उस पे काम करो, अभी टाइम है, सो यू जस्ट लर्न। ठीक है, ठीक है। आई थिंक हम लोग 7 to 9 बैच कंटिन्यू करते हैं, लेट हो गया तो ओके। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ो और इसको उसमें वर्क करो, अभी पता चल जाएगा सिमेट्रिक है ये, है ना। इसको आगे काम करेंगे आप तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे। नवंबर टाइम है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने हैं, तो उसमें हम लोग गेट एक्सक्लूसिव बैच में डिस्कस करें। अभी आप जैम वाले करो, एप्टीट्यूड पे वर्क कर सकते हो। जैम वाले टॉपिक 6 से 70 मार्क्स का है, एप्टीट्यूड 15 का है, तो यहाँ पे 75 to 85 आपका कवर हो जाएगा। बचे जो 20 to 25 मार्क्स, उस पे हम लोग नवंबर के बाद काम करेंगे गेट वालों के लिए। ठीक है, अभी आप जैम वाला जो चल रहा है सब कुछ करो। और इस बार भी देखना, मैं फिर बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, इस बार भी देखना हमारे जैम के बच्चे गेट के एग्जाम भी देंगे सारे,
देखना टॉप 20 में 4-5 आपको जैम वाले मिलेंगे हमारे, जिनको गेट का कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, और पढ़ेंगे भी नहीं, सिर्फ जैम पढ़ के वो टॉप 20 में रैंक आएंगे। पहले भी आया ना 17 रैंक 19 रैंक हमारे जैम बच चुके रहे हैं, इस तरह से है 24 रैंक, ये सब आ चुका है ऑलरेडी हमारे जैम वाले बच्चों के, जो सिर्फ जैम टॉपिक पढ़ते हैं, गेट का बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जैम के स्कोर पे कर लेते हैं, क्योंकि उनको समाओ क्या है 60 से 70 में से 30-40 नंबर लाने हैं, तो ये चीजें हैं। सर जैसे 60 मार्क्स स्टैट्स के आएंगे, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड का, जैसे मेरा पीपी और यूजी दोनों स्टैट्स से था, सर मैथ्स वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक है और स्टैट्स सही है, तो सर मैं सोच रही थी स्टैट्स और एप्टीट्यूड करें तो सर नहीं सही होगा। नहीं ठीक है, मैथ्स क्यों छोड़ना है, क्योंकि मैथ्स आपका वीक रह जाएगा तो स्टैट्स में प्रॉब्लम आएगी। एमएलई क्या है, आप लाइक्लीहुड फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकाल रहे हो, तो क्या दिक्कत है, थोड़ा मैथ्स पोर्शन पढ़ लोगे, वहां पे आपको हेल्प करेगा वो, तो वही चीजें तो हैं। जैसे अब बीटा गामा फंक्शन, ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गामा फंक्शन से आया, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बीटा फंक्शन से आया है, तो वही वहां पे पढ़ने हैं सेम चीजें, तो रिलेटेड ही तो है, तो आप क्यों छोड़ोगे, आप मैथ्स वाले पोर्शन भी ढंग से कवर करो ना, क्यों छोड़ना है, आप एप्टीट्यूड भी करो, स्टैट्स भी करो, मैथ्स भी करो, पूरे 100 मार्क्स की तैयारी करो, क्या प्रॉब्लम है, और वो कहीं ना कहीं नॉलेज हेल्प ही करेगा। अब ऐसा क्वेश्चन बना देगा एग्जाम में जहाँ पे मैथ्स भी यूज हो रहा है, स्टैट्स भी, अब एक कॉन्सेप्ट छोड़ के चले गए तो वो क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे, क्योंकि वो क्वेश्चन कई बार 2-3-4 कॉन्सेप्ट मिलके एक क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, इस तरह से है ना। जैसे अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है एंड x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, सॉरी x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि रैशनल नंबर काउंटेबल सेट है और उसको ये नहीं पता है काउंटेबल सेट पे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो कैसे सॉल्व करेगा, आप मैथ्स पोर्शन छोड़ के चले जाओगे, तो आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि रैशनल नंबर काउंटेबल सेट है, अगर मान लो नहीं पता है तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे इस टाइप का क्वेश्चन। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन आपसे तब भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। सो क्यों छोड़ना है, आप मैथ्स पोर्शन भी करो, जो मैं करा रहा हूँ जैम मैथ्स में, अभी जैम का जो मैथमेटिक्स पोर्शन चल रहा है वो भी कवर करो एक बार, PYQ भी करो, है ना। तो एग्जाम में जाने से पहले आप पूरा PYQ ढंग से 8-10 बार सॉल्व करो, 19, 20, 21, 22, 23 गेट के और जैम 5 से 23 तक के, आप थ्रू आउट कम से कम 10 बार PYQ सॉल्व करो। उससे आंसर रट्टा नहीं मारना मुझे, हमें कॉन्सेप्ट इतना कॉन्क्रीट आपका हो जाए कि हाँ उसमें एग्जाम में भूले ना हो कि इस तरह क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इस तरह क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे यही क्वेश्चन है, अब यहाँ सिमेट्रिक दिखाने इसलिए थ्योरम है, हालांकि जो ऑप्शन है वो खुद थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स को ही क्वेश्चन बनाए गए ये जो क्वेश्चन है। आप अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पढ़ेंगे किसी बुक में जाके देखिए, ये सब एग्जैक्ट रिजल्ट है। इवन कैसला बर्गर में ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप चेक कीजिए जाके, यही वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अभी तो यही, अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू, एंड 7 to 9 अभी कंटिन्यू करेंगे।